इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी खौफनाक और बिल्कुल सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो 1987 में दिल्ली के एक घर में घटी थी। ये कोई मनगढ़ंत डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साधारण से परिवार के साथ हुए उस भयानक तजुर्बे का डॉक्यूमेंटेशन है जिसने उन्हें एक नए घर में शिफ्ट होने के सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के अंदर खौफ की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, क्या वे सच में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। यहां से चले जाओ वरना मैं सबको मार डालूंगी। सुनने में लगता है ना जैसे किसी हॉरर फिल्म का क्लीश डायलॉग हो, लेकिन नहीं, ये वो खौफनाक अल्टीमेटम था जिसने दिल्ली में एक नई शुरुआत करने आए मजुमदार परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बड़ी उम्मीदों से एक नए घर में रहने जाएं और एक रात अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपको ये धमकी दे दे। ये पूरी कहानी इसी खौफ के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक आम सा फैसला जिंदगी का सबसे भयानक दुस्वप्न बन गया। भाग 1, दिल्ली में एक नई शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत होती है रमेश मजुमदार से, जो स्वभाव से एक बेहद प्रैक्टिकल इंसान थे। रमेश रेलवे में काम करते थे और शुरुआत में उनकी पोस्टिंग हरियाणा के रेवाड़ी में थी। उन्होंने अपने 4 साल के बेटे सार्थक और 2 साल के छोटे बेटे की अच्छी एजुकेशन और परवरिश के लिए अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया। अब इस टाइमलाइन को देखिए। 1987 में दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद रमेश ने गांधीनगर इलाके में एक कमरा किराए पर लिया। परिवार खुशी खुशी वहां रहने आया, लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है वक्त। गृह प्रवेश की उस खुशी से लेकर उस घर से अपनी जान बचाकर भागने के बीच का फासला केवल 9 दिनों का था। जी हां, सिर्फ 9 दिन। आखिर उन 9 दिनों में ऐसा क्या बवाल हो गया जिसने इस आम से परिवार को इस कदर खौफजदा कर दिया। भाग 2, घर की अजीब बनावट। आगे जो हुआ उसकी गंभीरता और सच कहूं तो उसकी इम्पॉसिबिलिटी को समझने के लिए हमें उस घर के लेआउट को समझना होगा। तो अहम बात यह है कि घर का नक्शा कुछ ऐसा था। ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक का परिवार रहता था, जहां आंगन में आम और जामुन के पेड़ थे। पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कॉरिडोर था जहां रमेश ने अपना कमरा किराए पर लिया था। लेकिन उसी कॉरिडोर में रमेश के कमरे के ठीक बगल में एक और कमरा था जिस पर हमेशा बाहर से एक बड़ा सा ताला लटका रहता था। मकान मालिक का कहना था कि वो कमरा उनके अमेरिका में रहने वाले बेटे का है। और एक और बहुत जरूरी डिटेल, रमेश के कमरे के पीछे खिड़की थी जो नीचे एक बेहद पतली सी संकरी सी गली में खुलती थी। बस इस खिड़की और उस बंद कमरे को याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट यही दोनों हैं। वैसे रमेश की अपनी बहन उसी इलाके में थोड़ी ही दूर पर रहती थी। जब रमेश ने उन्हें इस घर के बारे में बताया ना, तो उनकी बहन ने तुरंत उन्हें वार्न किया था। दरअसल इलाके के लोगों में उस घर और खासकर उस फर्स्ट फ्लोर वाले बंद कमरे को लेकर बहुत सी डरावनी अफवाहें थीं। लेकिन जैसा मैंने बताया, रमेश एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उनके लिए कम किराया और अपनी बहन के घर के पास होना ज्यादा जरूरी था। और देखा जाए तो यही उनकी पहली सबसे बड़ी गलती थी। भाग 3, शुरुआती अजीब घटनाएं। शिफ्ट होने के शुरुआती कुछ दिन ही काफी अजीब और बेचैनी भरे थे। एक शाम जब सार्थक की मां खाना बना रही थी तो उन्होंने साफ देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी और उस बंद पड़े कमरे के अंदर चली गई। वही कमरा जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था। कुछ ही दिन बाद ये खौफ और बढ़ गया। मां जब ऊपर कमरे में आईं तो उन्होंने देखा कि उनका 2 साल का छोटा बेटा बिस्तर पर बैठा है और खाली हवा की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अदृश्य इंसान उसके सामने बैठकर उससे बातें कर रहा हो। एक मां के लिए यह नजारा कितना भयानक हो सकता है ना। लेकिन जब उन्होंने घबराकर मकान मालिक को यह बात बताई तो उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब और टालमटोल वाला था। उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे कोई बात नहीं, शायद बच्चे ने कोई बिल्ली देख ली होगी। लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उस घर की पहली मंजिल पर एक और खौफनाक घटना घटी। एक शाम जब सार्थक की मां कमरे में थी, तब दीवार पर बनी उस पीछे वाली खिड़की पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। याद है ना, वही खिड़की जो पीछे एक बहुत ही पतली और खाली गली की तरफ खुलती थी। अब जरा लॉजिक लगाइए, फर्स्ट फ्लोर की ऊंचाई पर बाहर हवा में लटक कर उस खिड़की पर दस्तक देना किसी भी आम इंसान के लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात, दस्तक के तुरंत बाद खिड़की के ठीक बाहर से किसी के बेहद गुस्से में गुर्राने की आवाज आई। उस दस्तक और गुर्राहट को सुनकर मां पूरी तरह डर गईं और चीखते हुए सीधे नीचे भागी। जब वे मकान मालिक को साथ लेकर वापस ऊपर आईं तो उन्होंने देखा कि 4 साल का सार्थक बिस्तर पर बैठा बुरी तरह कांप रहा है और रो रहा है। सार्थक ने रोते हुए कहा, मम्मी वो कैसे आया, वो हमें अपने साथ ले जाएगा। ये बात इस चीज का पक्का सबूत थी कि वो बच्चे सिर्फ कोई अजीब एनर्जी महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपनी आंखों के सामने किसी खौफनाक चीज को साक्षात खड़ा दिख रहे थे। बच्चों की यह दहशत 100% असली थी। भाग 4, खतरा और बढ़ता है। यहां से मामला सिर्फ डरावना नहीं रहा, बल्कि जानलेवा हो गया। चलिए देखते हैं कि रविवार की सुबह कैसे ये पूरी सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सुबह का वक्त था, मां नाश्ता बना रही थी कि तभी अचानक सार्थक बिस्तर से छिटककर जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए बताया कि उसे किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया है। और तभी सार्थक के कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी। मां की तो हालत ही खराब हो गई। उन्होंने तुरंत बच्चे को उठाया और अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागी। लेकिन तभी एक बेहद ताकतवर और न दिखने वाली शक्ति ने मां को पीछे से एक जोरदार धक्का दिया। वो दोनों बैलेंस खो बैठे और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए धड़ाम से नीचे जा गिरे। इस भयानक एक्सीडेंट में सार्थक का सिर फट गया और खून बहने लगा। यहाँ एक बहुत ही ट्रैजिक विडंबना देखने को मिलती है। जब ये सब हुआ, रमेश, जो अभी भी इन पैरानॉर्मल बातों से पूरी तरह अनजान थे, उन्होंने उल्टे अपनी पत्नी को ही डांटना शुरू कर दिया।
खून से लथपथ बच्चे को देखकर रमेश ने कहा कि तुम एक बच्चे को ठीक से नहीं संभाल सकती, जबकि उनकी पत्नी बार बार रोते हुए चिल्ला रही थी कि वे खुद नहीं गिरी हैं, उन्हें पीछे से किसी ने जानबूझकर धक्का दिया है। लेकिन एक तार्किक इंसान होने के नाते रमेश अभी भी इस डरावनी सच्चाई को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। भाग 5 खौफनाक क्लाइमैक्स। वो पल जब सच्चाई से आमना सामना हुआ। उसी भयानक घटना वाले दिन की शाम को रमेश एहतियात के तौर पर अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ आए, लेकिन वे खुद कुछ जरूरी काम और चिट्ठियां लिखने के लिए वापस उसी घर में अकेले आ गए। रात का समय था, एकदम सन्नाटा। रमेश अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने गांव के लिए एक पत्र लिख ही रहे थे कि तभी उसी पहली मंजिल की खिड़की पर फिर से जोर जोर से दस्तक होने लगी। खट खट खट। रमेश का प्रैक्टिकल दिमाग अभी भी यही सोच रहा था कि पीछे की गली से कोई चोर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पास ही रखा एक डंडा उठाया और चोर को सबक सिखाने के इरादे से खिड़की की तरफ बढ़े। और ये सीन बहुत ही भयानक है। जब रमेश ने झटके से खिड़की का पर्दा हटाया तो बाहर कोई चोर नहीं था, वहां एक लड़की थी। लेकिन वो जमीन पर या किसी छज्जे पर खड़ी नहीं थी, बल्कि वो पहली मंजिल की उस ऊंचाई पर हवा में बिल्कुल फ्री फ्लोट कर रही थी, हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें बहुत ही खौफनाक तरीके से बड़ी और चौड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसके डरावने चेहरे को आधा ढक रहे थे, और वो रमेश की आंखों में सीधे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। उस पल उस कमरे का तापमान अचानक एकदम से गिर गया और हवा में एक अजीब सा दम घोटने वाला भारीपन आ गया। और तभी हवा में तैरती उस रहस्यमयी लड़की ने रमेश की आंखों में देखते हुए सीधे तौर पर बिल्कुल वही धमकी दोहराई जो सुबह छोटे से सार्थक के कानों में गूंजी थी। जिंदा बचना चाहते हो तो यहां से निकल जाओ, वरना मैं सबको मार डालूंगी। यह नजारा इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि रमेश, जो अब तक भूत प्रेत की बातों को महज एक अंधविश्वास मानते थे, उनकी रूह तक कांप उठी। उनके सारे तर्क, सारा विज्ञान उस पल धरा का धरा रह गया। उन्होंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की, तुरंत कमरा लॉक किया और वहां से जो भागे तो सीधे अपनी बहन के घर जाके ही रुके। अगली सुबह रमेश का सबसे पहला काम था मकान मालिक के पास जाना। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि वे आज और अभी घर खाली कर रहे हैं और अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ मकान मालिक का जो जवाब था ना, वो बेहद अजीब और सस्पिशियस था। बजाय इसके कि वे रमेश की बात मानते, उन्होंने रमेश से एक बहुत ही बेतुकी सी बात कही। उन्होंने कहा, ऐसा करो, परिवार को 15 दिन के लिए गांव भेज दो और तुम यहाँ अकेले रहो। अब आप ही सोचिए, क्या इस प्रस्ताव में कोई भी लॉजिक है? इसी बात ने रमेश को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि मकान मालिक कुछ बहुत बड़ा और भयानक सच छिपा रहे हैं। और उसी दिन उनके गृह प्रवेश के ठीक 9वें दिन मजूमदार परिवार ने वो शापित घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। भाग 6 घर का काला सच, उस घर के खौफनाक अतीत का पर्दाफाश। मजूमदार परिवार के वहां से सुरक्षित निकल जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस हमेशा बंद रहने वाले कमरे का असली इतिहास था क्या? क्यों उसमें से हमेशा ऐसी डरावनी और नेगेटिव वाइब्स आती थीं? जब रमेश की बहन के पति ने आसपास की कॉलोनी के पुराने रहने वालों से पूछताछ शुरू की तो जो राज निकलकर सामने आया उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। पड़ोसियों ने जो सच्चाई बताई वो उस खौफ से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। असल सच्चाई ये थी कि मकान मालिक की एक 22-23 साल की जवान बेटी थी और वो बंद कमरा किसी और का नहीं बल्कि उसी का था। वो किसी से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने अपनी झूठे सामाजिक अहंकार के चलते उसे साफ मना कर दिया। इसी हताशा और दुख में आकर उस लड़की ने उसी कमरे में अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समाज के डर और अपनी तथाकथित इज्जत के कारण उन माता पिता ने अपनी खुद की बेटी का अंतिम संस्कार तक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ठीक से नहीं किया, और बस इसी वजह से उसकी एक बेहद अशांत और क्रोध से भरी आत्मा उस कमरे में और उस पूरे घर में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई थी। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला सच ये है कि मजूमदार परिवार इस घर का पहला शिकार बिल्कुल नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि रमेश से पहले जो परिवार वहां किराए पर रहता था, उनके जवान बेटे को छत पर पतंग उड़ाते समय उसी अदृश्य शक्ति ने जोर से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उस बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले अपने माता पिता को साफ बताया था कि उसे सामने से किसी ने जानबूझकर धक्का दिया है। ये इस बात का सबूत है कि मजूमदार परिवार और खासकर उनका छोटा बेटा सार्थक कितनी बड़ी मौत के मुंह से बाल बाल बचकर निकले थे। ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम जिस जगह को आज अपना सुरक्षित घर कह रहे हैं, क्या हम वाकई जानते हैं कि उसकी दीवारों के पीछे कैसा खौफनाक अतीत छिपा हो सकता है? आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए वाकई बहुत गहरा सवाल है।